तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे चैनल बोर्ड्स गुरु पे, जहां पे फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं दो बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक को। ये दोनों टॉपिक आपके बायोलॉजी का एक चैप्टर है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इसी चैप्टर के अंतर्गत आता है, क्या नाम है? जैव नियंत्रण और जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीव। अर्थात आज के इस लेक्चर में हम वैसे सूक्ष्मजीव के बारे में पढ़ने वाले हैं जो जैव नियंत्रण का कार्य करते हैं, जैव उर्वरक के रूप में कार्य करते हैं। और ये लेक्चर हम उन विद्यार्थियों के लिए बनाए हैं जिनको इस चैप्टर के अंतर्गत इस पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत है, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं। तो अगर आप ये चाहते हो कि हम इस चैप्टर के इस टॉपिक को जान पाए, तो ये लेक्चर आपके लिए इनफ होने वाला है। अर्थात अगर इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में किसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इस लेक्चर को देखने के बाद उन सभी प्रकार के प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे पाओगे। तो जब इतना ये इंपॉर्टेंट है और इतना छोटा चैप्टर है, तो फिर समय क्यों गंवाएं हम? क्यों ना बहुत जल्दी से, बहुत ही फास्ट तरीके से और बहुत ही कंसेप्चुअल तरीके से इन दोनों टॉपिक को आसानी से समझ ले। हाँ, तो चलो बिना समय गंवाए आज के इस लेक्चर की शुभारंभ करते हैं, जहां सबसे पहले ये जानते हैं कि जैव नियंत्रण के रूप में सूक्ष्मजीव का उपयोग। इसमें हम क्या क्या टॉपिक जानेंगे समझना। सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिरकार जैव नियंत्रण की विधि होती क्या है, जैव नियंत्रण होता क्या है। फिर ये जानेंगे ऐसे कौन से सूक्ष्मजीव हैं, ऐसे कौन से जीव हैं जिनका उपयोग हम जैव नियंत्रण कारक के रूप में करते हैं। फिर हम जैव उर्वरक को समझेंगे और कौन ऐसे सूक्ष्मजीव हैं जिनका उपयोग हम जैव उर्वरक के रूप में करते हैं। तो चलो सबसे पहले ये जानते हैं जैव नियंत्रण की विधि को। यहां पे आपके लिए हम बहुत सारे शब्द को, बहुत सारे भाषा को स्लाइड के रूप में लेकर आए हैं, लेकिन इस पे आने से पहले हम एक ब्लैंक स्लाइड लेंगे जहां पे इस जैव नियंत्रण की हर एक कंसेप्ट को आपके दिमाग में सेट करने की कोशिश करेंगे। अब बस एक काम करना, मेरे साथ साथ आप मेरे शब्दों को रिलेट करते चलना। मैं जो भी बात बोलूं उसको फोकस होकर सुनना, ध्यान से सुनना और उन सभी बातों पे थोड़ा सा विचार करना, ठीक है? थोड़ा सा सोचना। देखो, जैव नियंत्रण कहने का मतलब क्या है कि इसमें किसी का नियंत्रण किया जाएगा। किसके द्वारा? किसी भी जीव के द्वारा। तो इसमें बेसिकली कोई जीव किसी का नियंत्रण करेगा। एक बात बताओ, अगर हमको किसी चीज का नियंत्रण करना है, हमको अपने अच्छे गुणों पर नियंत्रित करना पड़ेगा या फिर खराब गुणों पर? हमें अपने अच्छे गुणों को नियंत्रित करना होगा या फिर खराब गुणों को? आप एक ही जवाब आपका होगा कि भैया हमें अपने खराब गुणों को नियंत्रित करना होगा। अच्छे गुण तो अच्छे हैं ही। वैसे ही अगर हमें किसी जीव को नियंत्रित करना है, तो उन जीव के संख्या को नियंत्रित करेंगे जो हमारे लिए लाभदायक है, किसी पेड़ के लिए लाभदायक है, या फिर उन जीवों को नियंत्रित करेंगे जो हमारे लिए, अर्थात इस धरती पे जो भी जीव हैं उनके लिए हानिकारक है। और ये चैप्टर मानव कल्याण की बात हो रहा है, तो हम बात करेंगे मानव की। तो क्या हम उस नंबर को कंट्रोल नहीं करेंगे जो मानव के लिए हानिकारक है? हाँ, हम तो उसको क्यों कंट्रोल करें जो हमारे लाभदायक है। अगर हमारे लिए जो बैक्टीरिया लाभदायक है, जो फंजाई लाभदायक है, उनके नंबर को कंट्रोल करने की आवश्यकता ही क्यों है? आवश्यकता उनके नंबर को कंट्रोल करने की है जो बेसिकली हमारे लिए हानिकारक है। ठीक है, एक बात बताओ, सोचना थोड़ा सा। अगर हमें किसी को क्षति पहुंचाना है, किसको? अगर हमें किसी को क्षति पहुंचाना है तो वह दो कार्य कर सकता है। क्या करने के लिए? क्षति पहुंचाने के लिए। डायरेक्ट वो हमको क्षति पहुंचा दे तब भी हमको क्षति पहुंचेगा, ठीक? या फिर हम जिस पे डिपेंडेंट है, जिस पे हम निर्भर है, उसको अगर क्षति पहुंचाए तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो हमको भी क्षति पहुंचा रहा है। क्या ये क्लियर है हम क्या बात बोले? कि अगर वह हमको क्षति पहुंचाना चाहता है तो वह दो कार्य कर सकता है। पहला, या तो वह हमें क्षति पहुंचा सकता है, या फिर हम जिस पे डिपेंडेंट है उसको क्षति पहुंचाएगा। जिस पे डिपेंडेंट है उसको क्षति पहुंचाएगा तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमको पहुंचा रहा है। तो अगर कोई जीव प्लांट को इफेक्ट कर रहा है, तो प्लांट के साथ साथ क्या हमको इफेक्ट नहीं कर रहा है? क्या सोचने वाली बात है कि नहीं? हाँ, अगर प्लांट की संख्या कम होगी, प्लांट के उपज में कमी होगा, प्लांट का पैदावार में भारी गिरावट आएगी, तो क्या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम प्रभावित नहीं होंगे? एकदम होंगे। तो कोई जीव अगर उसको इफेक्ट कर रहा है, उसको प्रभावित कर रहा है,
तो साथ साथ हमको भी प्रभावित कर रहा है, तो हमारे लिए भी हानिकारक जीव हो गया। एकदम हुआ। क्या कहने का मतलब है, एक छोटा सा कहानी है, छोटा सा कंसेप्ट है, सुनना। मैं आपके लिए एक बात बता रही है कि मान ले ये एक प्लांट है, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये एक प्लांट है और आपको मेरी स्पीड स्लो लगे तो आप अपने स्पीड को बढ़ा लेना। ये प्लांट है, ठीक है। अगर ये प्लांट को क्षति पहुंचाना है तो कैसे पहुंचा सकते हो? कोई अगर जीव कोई अगर जीव इस प्लांट में रोग उत्पन्न करने वाला हो, तो अगर कोई जीव इस प्लांट में रोग उत्पन्न कर दे, डिजीज कॉज कर दे, तो क्या प्लांट के उपज में कमी आएगी? एकदम आएगी। और प्लांट का नंबर कम हो गया तो फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम भी तो प्रभावित हुए। एकदम हुए। वैसे ही अगर कोई जीव इस प्लांट को खा जाने वाला हो, कोई जीव इस प्लांट को खा जाने वाला हो, खा जाने वाला जीव या फिर इस प्लांट में रोग उत्पन्न करने वाला जीव, ये दोनों बेसिकली क्या करेंगे? ये दोनों बेसिकली इस प्लांट के उपज या फिर पैदावार में कमी करेंगे। और फसल के पैदावार में कमी अर्थात हमको हानि पहुंचा। अरे पहुंचा कि नहीं पहुंचा? क्या कहने का मतलब है, ये प्लांट को कोई जीव या तो इसको में रोग उत्पन्न कर देगा या फिर इसको खाने वाला होगा, ये होगा। अब एक मान सोच ले कि कोई किसान है, वो किसान अपने खेत में मक्का रोपा है, जिसको आप मकई कहते हो। तो अगर वो मकई रोपा तो उसके लिए क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? क्या कहने का मतलब है, ध्यान देना बहुत प्यार से। थोड़ा समय लग जाए, थोड़ा समय लगे, लेकिन आपके दिमाग में कंसेप्ट पूरा आ जाए, ठीक है। मैं चाहूं तो मैं इसका डायरेक्ट परिभाषा बता देता हूं, और अक्सर लोग ये करते भी हैं, लेकिन मेरा मोटिव एक ही होता है, मैं टीचर कोई नहीं हूं, मैं बस सीखने की प्रक्रिया को दोहराता हूं और सिखाने की प्रक्रिया को दोहराता हूं। तो सुनना ध्यान से। मान ली एक ये रामलाल है। कौन लाल है? रामलाल, बहुत प्यारा है। ये ले आपका रामलाल है। और ये रामलाल जो है भाई, ये रामलाल एक किसान है। अब रामलाल जब किसान है, ये क्या करेगा भैया? खेती करेगा। चल, ये जो खेती किया ये रामलाल, वह मक्का का खेती किया। क्या किया? मक्का का खेती किया। अब ये रामलाल अगर मक्का का खेती किया तो इसके खेत में किसका उपज ज्यादा होगा? मक्का का। तो मान ले ये मक्का का खेत है, ये मक्का का एक प्लांट है, ठीक है। ऐसे ही इसकी अगर हम कॉपी बना ले, ये रामलाल ने मक्का का खेती किया और अपने खेत में इसके आसपास हम क्या करते हैं? मिट्टी बना देते हैं। ये सभी क्या है? ये मिट्टी है। तो ये मिट्टी में रामलाल ने मक्का का खेत लगाया, ठीक है। अब ये मक्का का पैदावार कब कम होगा? ध्यान से सुनना। अगर इसमें अगर इसमें कोई बैक्टीरिया आ जाए, अगर इसमें कोई ऐसा बैक्टीरिया आ जाए, इसमें कोई ऐसा बैक्टीरिया आ जाए जो बेसिकली इस मक्का में रोग उत्पन्न करने वाला हो, अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया आ जाए जो इस मक्का में रोग उत्पन्न करने वाला हो, तो यह मक्का रोग से ग्रसित हो जाएगा। और जब मक्का रोग से ग्रसित होगा तो इस मक्का की पैदावार, इस मक्का की उपज में भारी गिरावट आएगी। हाँ, दूसरा क्या हो सकता है? इस मक्का में कोई कीट लग जाए, मक्का में कोई कीट लग जाए, जिसको आप पेस्ट कहते हो, जिसको आप इंसेक्ट कहते हो। अगर ये कीट लग जाएंगे तो ये मक्का खा जाएंगे, ये मक्का खा जाएंगे। अब सोच, अगर ये मक्का को खा जाएंगे तो क्या मक्का के पैदावार में, उपज में कमी नहीं आ जाएगी? हाँ, आ जाएगी। या फिर तीसरा कंडीशन ये हो सकता है, इस मक्का के बीच में इस मक्का के बीच में कोई खरपतवार जम जाए, इस मक्का के बीच में कोई खरपतवार जम जाए, इस मक्का के बीच में ये जो व्हाइट कलर से बनाया गया है,
ये खरपतवार जम जाए। अगर भैया खरपतवार जम ही गया तो इससे हमको क्या घाटा, सोचना देखना, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे क्या घाटा और क्या फायदा। ये मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी पे मक्का लगा हुआ है। एक बात बताओ, इस मिट्टी पे अगर मक्का लगा हुआ है तो इतने दूर में जो मिट्टी है इसमें पोषक तत्वों की मात्रा तो लिमिटेड होगी, इसमें पोषक तत्वों की मात्रा तो लिमिटेड होगी। ये वही बात हो गई कि एक प्लेट में एक लोग खा रहे हैं, उसमें दूसरे लोग आ गए हैं, तो क्या एक आदमी जो खा रहा था उसको पर्याप्त भोजन मिल पाएगा क्या? नहीं। वैसे ही यहां पे जो पोषक तत्व हैं, इसमें जो पोषक तत्व हैं, ये पोषक तत्व तो लिमिटेड होंगे, ये मक्का के प्लांट के लिए होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे खरपतवार जम गया तो ये खरपतवार भी इसी मिट्टी से उस पोषक तत्व को ग्रहण करेगा, और ये पोषक तत्वों को ग्रहण किया, मिनरल्स को ग्रहण किया, तो फिर ये मक्का को पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स और पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे। हाँ, तो ये खरपतवार भी इस किसान के लिए, इस रामलाल के लिए खतरा का निशानी है। ये कीट भी खतरा का निशानी है, ये बैक्टीरिया भी खतरा का निशानी है। तो फिर किसान, ये रामलाल क्या करेगा? ये रामलाल कैसे भी करके इस बैक्टीरिया को कील करने की कोशिश करेगा, ये रामलाल कैसे भी करके इस कीट को कील करने की कोशिश करेगा, ये कैसे भी करके इस खरपतवार को खत्म करने का कोशिश करेगा। अब सोचो, अगर इसको इतना काम करना है तो ये क्या करता होगा? आप देखे होंगे कि जो भी किसान होते हैं वे अपने खेत में इस बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए, अर्थात उस प्लांट में कोई रोग उत्पन्न नहीं हो, इस कीट को खत्म करने के लिए, जो प्लांट को खा रहा हो, क्या उसमें जमे इस खरपतवार को हटाने के लिए बेसिकली कीटनाशक का उपयोग करता है। अगर इसको मारना होगा तो वह किसका उपयोग करेगा? अगर इसको मारना होगा तो वह किसका उपयोग करेगा? वह उपयोग करेगा कीटनाशक का, वह उपयोग करेगा कीटनाशक का। और ये कीटनाशक है क्या? ये कीटनाशक एक प्रकार का रसायन है, ये कीटनाशक एक प्रकार का रसायन है। अब ये खरपतवार को हटाने के लिए वीडीसाइड आता है। क्या आता है? वीड अर्थात खरपतवार, और साइड अर्थात नष्ट करने वाला, वीडीसाइड्स आता है। ये वीडीसाइड्स, ये कीटनाशक कुछ और नहीं, बेसिकली रसायन है। ये बेसिकली रसायन है, ये बेसिकली केमिकल है। ध्यान देना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात हमको बता रहे हैं, और इस कंसेप्ट को आपके दिमाग में सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं कि बस परिभाषा पढ़ के आपको समझा दे रहे हैं। क्या कहने का मतलब है, ध्यान से सुनना, कि ये किसान जो इस मक्का के पौधों में इस बैक्टीरिया से परेशान हो चुका है, इस कीट से परेशान हो चुका है, इस खरपतवार से परेशान हो चुका है, इसको नष्ट करने के लिए इन्होंने केमिकल का छिड़काव किया, इन्होंने वीडीसाइड का छिड़काव किया, इन्होंने कीटनाशक का प्रयोग किया, और इसके प्रयोग से ये सभी नष्ट तो हो जाएंगे। ये मक्का के फसल में पैदावार तो बढ़ेगी भाई, लेकिन इसका क्या कुछ घाटा भी है क्या? हाँ, इसका घाटा है। ये केमिकल ये नहीं जानेंगे कि ये बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक है और ये बैक्टीरिया हमारे लिए हानिकारक है। ये कीट को इस प्लांट से खतरा नहीं है, इस कीट को इस बैक्टीरिया को इस कीट से खतरा है, ये उनको पता चलेगा ही नहीं। ये तो सभी को मार देंगे। कहने का मतलब क्या है? ये कीटनाशक ये थोड़ी जानेगा कि हमारे लिए बैक्टीरिया अच्छे हैं, ये कीट हमारे लिए अच्छे हैं, ये तो नहीं जानेगा। तो फिर अगर हम केमिकल का उपयोग करें तो हम सभी प्रकार के कीट को मार देंगे, सभी प्रकार के बैक्टीरिया को मार देंगे। हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इकोसिस्टम को प्रभावित कर रहे हैं। हाँ, और दूसरा बात ये हो सकता है, ये रसायन, इस रसायन जो ये है, ये बेसिकली यहां पे आके मिल जाएंगे, इस मिट्टी में मिल जाएंगे, और मिट्टी से ये जाएंगे इस मक्का के प्लांट में। और जब आप मक्का को खाओगे तो आप इस मक्का के साथ साथ आप केमिकल को खा रहे हो। क्या ये अच्छी बात या गंदी बात? तो भाई अब ये किसान करे तो करे क्या? ये किसान इस बैक्टीरिया को कैसे नष्ट करे? अगर केमिकल से मार रहा है तो फिर दिक्कत ही है, तो फिर कैसे नष्ट करे? तो ये किसान क्या करते हैं, ये किसान क्या करते हैं, ध्यान से सुना, बहुत बढ़िया बात बताने जा रहे हैं। ये किसान क्या करते हैं, इस बैक्टीरिया को मारने के लिए, इस बैक्टीरिया को मारने के लिए कोई ऐसा
जीव लाकर रख देते हैं, इस बैक्टीरिया को मारने के लिए कोई ऐसा जीव लाकर रख देते हैं जो विशेष करके इसी बैक्टीरिया को मारेगा, वह जीव इस प्लांट को नहीं खाएगा। सुनना, ये बैक्टीरिया को मारने के लिए इसका अगर हम कॉपी कर ले और इसी में लिखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो ये सुनना ध्यान से, बहुत बढ़िया बताने जा रहे हैं। इसको इरेज करो। ये किसान केमिकल की जगह पे क्या कर सकते हैं, इस बैक्टीरिया को मारने के लिए कोई जीव लाकर रख देंगे, कोई जीव लाकर रख देंगे। अब ये सोचोगे कि भैया ये जीव आए तो ये जीव तो ये बैक्टीरिया को खाएंगे, हाँ ये प्लांट को भी खा सकते हैं ना, नहीं ये इसी बैक्टीरिया को खाएंगे। क्या कहने का मतलब है, मान लीजिए ये आपके पास एक मक्का का प्लांट है, ध्यान से सुनना क्या कहने का मतलब है, ये मक्का का प्लांट है, ठीक है। इस मक्का के प्लांट को इस बैक्टीरिया से खतरा है, इस मक्का के प्लांट को इस बैक्टीरिया से खतरा है। अब हम क्या करेंगे, एक तरीका के हम केमिकल डाल के इसको मार दें, लेकिन साथ साथ इसके आसपास जो भी बैक्टीरिया इस प्लांट के लिए लाभदायक है वो भी मर जाएंगे। हाँ, तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम ऐसे जीव को यहां पे लेके आए, एक ऐसे जीव को लेके आए जो इस ए को खा जाए, कुछ ऐसे जीव को लेके आए जो इस ए को नष्ट करे और साथ साथ ये इस प्लांट को क्षति नहीं पहुंचाए। अगर ये इस प्लांट को क्षति पहुंचाएगा तो क्या फायदा हुआ। तो फिर यहां पे ऐसे जीव को लाकर रखने होंगे जो इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को, इस पर्टिकुलर हानिकारक सूक्ष्म जीव को खाएं, इस प्लांट को क्षति नहीं पहुंचाए। तो यहां पे जो हम ये दूसरा जीव लेकर आए हैं ना रे, ये दूसरा जो जीव लेकर आए हैं ना, ये दूसरा जो जीव लेकर आए हैं ना, ये कुछ और नहीं, यही एजेंट, यही कारक, यही जीव जैव नियंत्रण कारक कहलाते हैं, जैव नियंत्रण कारक कहलाते हैं। जैव नियंत्रण कारक का उपयोग कब किए, जब हमको इस बैक्टीरिया को मारना है, किससे, केमिकल से नहीं, किसी और जीव से मारना है, और यही बेसिकली जैव नियंत्रण कारक कहलाते हैं। क्या जैव नियंत्रण कारक का कंसेप्ट समझ में आया, केमिकल का उपयोग क्यों नहीं कर पाएंगे और किससे किससे खतरा हो सकता है। हाँ, तो अगर ये समझ में आ गया तो आओ हम इसके भाषा का रूप देते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड में क्वेश्चन कंसेप्ट से पूछेगा ही, लेकिन उस कंसेप्ट को आपको भाषा का रूप देना होगा। कैसे दोगे, या तो आप उस कंसेप्ट को भाषा का रूप दे दो, या फिर आप मेरे द्वारा दिए गए इस बात को याद कर ले। सुनना ध्यान से, क्या कहने का मतलब है कि जब कीट क्या करेंगे, उस प्लांट को खाएंगे, या हानिकारक जीव क्या करेंगे, उस प्लांट में रोग उत्पन्न करेंगे, क्या घाटा, पैदावार कम हो जाएगा, उपज कम हो जाएगा। तो जीवों को नियंत्रित करने के लिए रासायनिक कीटनाशक प्रयोग कर सकते हो केमिकल का, हाँ, लेकिन उसे कुछ और घाटा भी तो बताया आपको, ये सबको मार देंगे, लाभदायक को भी हानिकारक को भी। तो फिर इसके स्थान पे हम प्राकृतिक सूक्ष्मजीवों का, अर्थात ऐसे जीवों का उपयोग करेंगे जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया को ही मारे, प्लांट को क्षति नहीं पहुंचाए। या जैविक विधियों का उपयोग किया जाता है, और जो जीव का उपयोग करते हैं उसे ही बेसिकली हम जैव नियंत्रण कारक, बायो कंट्रोल एजेंट कहते हैं। इसको एक बार तुम पढ़ ले कि क्या ये भाषा समझ में आया, क्या ये समझ में आया जैव नियंत्रण कारक होते क्या है। अगर आपको ये मालूम चले गया तो हम आगे दूसरे क्वेश्चन की सॉल्यूशन तरफ जाते हैं कि आखिरकार कौन ऐसे जीव हैं जो बेसिकली इस कार्य को करते हैं, जो बेसिकली उसके नंबर को कंट्रोल करते हैं, जो बेसिकली प्लांट के लिए हानिकारक है, लाभदायक बैक्टीरिया को मारते भी नहीं है, उस प्लांट को क्षति नहीं पहुंचाते हुए केवल उन्हें ही मारते हैं जो बैक्टीरिया, जो सूक्ष्म जीव, जो खरपतवार उस प्लांट के लिए क्षति का काम कर रहा है, हानि पहुंचाने का काम कर रहा है। कुछ जीव के नाम दिए हुए हैं, हमने पैराग्राफ को एक टेबल के रूप में तोड़ दिया, आपको एज इट इज ऐसे ही याद रखना है, आपके एग्जाम का हर क्वेश्चन इससे बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले लेडी बर्ड की बात करो। लेडी बर्ड एक प्रकार के जीव है, एक प्रकार का कीट है, इंसेक्ट है, ठीक है, इतना क्लियर है। लेडी बर्ड एक प्रकार का इंसेक्ट, आप देखे होंगे भृंग को लाल कलर का होता है, उसके ऊपर काला कलर का धारगी होता है, डॉट डॉट टाइप का, वही होता है बेसिकली
लेडी बर्ड। ये क्या करते हैं, ये किसके नंबर को कंट्रोल करेंगे, वैसे जीवों को जिससे प्लांट को खतरा होगा। तो प्लांट को खतरा होता है एम्फिड से, तो एम्फिड को खत्म करने के लिए पहला तो ये कर सकते हैं, हम केमिकल छीट सकते हैं। तो फिर केमिकल का घाटा है, तो फिर क्या करें, तो उसके आसपास तुम लेडी बर्ड ले आके रख दो। अगर तुम लेडी बर्ड को लाकर उस मिट्टी में, उस खेत में रख दोगे, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इस एम्फिड का नंबर कम हो जाएगा, और नंबर कम होगा तो फिर फसल के पैदावार में गिरावट नहीं आएगी। ठीक है। हाँ, दूसरे का ये देख ले, एक और कीट है, एक और इंसेक्ट है, नाम है ड्रैगन फ्लाई, जिसको, जो किसको नियंत्रित करेगा, ये मच्छर को नियंत्रित करेगा। तो भैया हम डीडीटी नहीं छीट देंगे, हाँ छीट देना, डीडीटी छीट जाएगा तो फिर ये तो केमिकल है, और केमिकल का क्या क्या नुकसान है आप जानते ही हो। तो फिर क्या करें, तो जहां मच्छर के नंबर ज्यादा है वहां पे तुम ड्रैगन फ्लाई को लाकर रख दो, वहां पे तुम ड्रैगन फ्लाई को लाकर रख दो, और ड्रैगन फ्लाई क्या करेंगे, इस मच्छर के नंबर को कंट्रोल कर लेंगे। ऐसे ही एक बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थुरिनजिनेसिस, बीटी को शॉर्ट में बोलते हैं। ये बेसिकली हमको पढ़ना होता है बायोटेक में, जैव प्रौद्योगिकी में। ये बीटी क्या के पास एक टॉक्सिक पदार्थ होता है, एक विष होता है इस बैक्टीरिया में, और ये विष क्या करता है, बेसिकली कैटरपिलर और बटरफ्लाई के लार्वा को मारता है। इस दोनों के लार्वा को ये किल करता है, ये बीटी इसके इंटेस्टाइन में जाता है, आंत में जाता है, और आंत में इसको पीएच मिल जाता है, अल्कलाइन पीएच। और जैसे ही उस बैक्टीरिया के जीन को, बेसिकली क्राइजीन होता है, तुम जान जाओगे, वह जीन को अल्कलाइन पीएच मिलता है, वह उस आंत में छेद कर देता है, परफोरेशन करता है, जिससे उस कीट की मृत्यु हो जाती है। तो जो भी कीट उस प्लांट को खतरा पहुंचा रहा था, खा रहा था, वे इस जीवाणु के चलते मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ये प्लांट को खाएगा कि नहीं, नहीं प्लांट को नहीं खाएगा, ये केवल कीट को मारेगा। वैसे एक है कवक का नाम है ट्राइकोडर्मा। ये ट्राइकोडर्मा कवक बेसिकली मिट्टी में पाया जाता है, और ये मिट्टी में उन जीवाणुओं को मारता है जो प्लांट में रूट बॉर्न डिजीज, जिसको आप जड़ जनित रोग कहते हो, उस प्लांट में पहुंचाने का कार्य करता है, संक्रमित करता है उस बैक्टीरिया को, ये मारने का काम करता है। कौन, ट्राइकोडर्मा एक प्रकार का कवक है। ऐसे ही एक और वायरस का नाम पढ़ ले, बकुलो वायरस। ये बकुलो वायरस बहुत ही नैरो स्पेक्ट्रम होता है, अर्थात ये का उपयोग तुम जिसको मारने के लिए करोगे ना, जिस इंसेक्ट को मारने के लिए करोगे, बस ये उसको ही मारेगा। एक स्पेसिफिक कीट को, एक स्पेसिफिक इंसेक्ट को मारने का कार्य करता है, ये हर किसी को नहीं मारेगा। अर्थात अगर यहाँ पे मिट्टी में कुछ इंसेक्ट हैं और तुम बकुलो वायरस डालोगे, तो ये बकुलो वायरस उस स्पेसिफिक कीट को, एक विशेष कीट को मारने का कार्य करते हैं, हर को नहीं मारते हैं। सभी को मार दिए तो फिर घाटा है कि नहीं है, लाभदायक भी मर जाएंगे, हानिकारक मर जाएंगे। तो ये बेसिकली कई प्रकार के कीटों को मारने का काम करता है। इसका बहुत फेमस एग्जांपल है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। क्या ये सभी जैव नियंत्रण कारक आपको समझ में आया? क्या जैव नियंत्रण की विधि समझ में आई कि इसका उपयोग हम क्यों करते हैं, इस प्लांट को क्या क्या खतरा है, इस मक्का के प्लांट को क्या क्या खतरा, ये क्लियर है? अगर आई होप ये क्लियर है, तो हम इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हुए हम आगे जैव उर्वरक पे पढ़ें। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करना भाई, मैं पूरा कोशिश करूंगा उस कमेंट का जवाब देने का। फिलहाल अभी हम ये पढ़ते हैं कि कौन ऐसे सूक्ष्मजीव हैं जिनका उपयोग हम जैव उर्वरक के रूप में करते हैं। उससे पहले ये जैव उर्वरक होते क्या है? उर्वरक का मतलब होता है, जैसे आप खाद सुने होंगे, खाद छीट के आल बानी सुने हो, जैसे कोई किसान बोलता है कि अपना खेत में खाद छिटले बानी, और उस खाद पे कभी कभी देखे होंगे लिखा होगा NPK। एक खाद का बोरी होता है, उस बोरी पे NPK लिखा होता है। एन मतलब नाइट्रोजन पोषक तत्व की बात बोल रहा है, ये फास्फोरस की बात कर रहा है, ये पोटेशियम की बात कर रहा है। अगर कोई किसान अपने बोरा में NPK रखा है और गांव में छीट करा रहा है खेत में, तो फिर इसका मतलब ये है वो नाइट्रोजन को, फास्फोरस को और पोटेशियम को उस मिट्टी में रख कर आ रहा है, ताकि उस मिट्टी की पोषक तत्व की भरपाई हो पाए, उस मिट्टी में उपज बढ़िया हो पाए। तो ये तो केमिकल एक हो गया, लेकिन क्या कोई ऐसे जीव हैं जो बेसिकली इस कार्य को करे? क्या कोई ऐसे जीव हैं जो मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ा दे, उस मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ा दे? हाँ,
और वही जीव बेसिकली जैव उर्वरक कहलाते हैं। इसका अगर परिभाषा की बात करो तो ऐसे जीव जो पौधों को पोषक तत्वों की आपूर्ति में सहायता करते हैं तथा मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाते हैं, उन्हें जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर कहा जाता है। अब ऐसे कौन से सूक्ष्मजीव हैं जो इस कार्य को करते हैं? तो सबसे पहले तुम बैक्टीरिया को याद रखना। बैक्टीरिया भी बेसिकली प्लांट के लिए पोषक तत्वों की भरपाई करते हैं। कवक भी ये करते हैं, और साइनोबैक्टीरिया। अब आओ एक एक करके हम बैक्टीरिया, कवक और साइनोबैक्टीरिया को जानते हैं, अर्थात कौन से बैक्टीरिया हैं जो ये काम को करते हैं और कौन से पोषक तत्वों को देते हैं, कौन से कवक हैं जो इस कार्य को करेंगे और कौन साइनोबैक्टीरिया। सबसे पहले ये जानते हैं हम कौन से बैक्टीरिया हैं। अगर बैक्टीरिया की बात की जाए तो आपको नाम याद रखना है राइजोबियम का। राइजोबियम वह बैक्टीरिया है जो बेसिकली मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाता है। किस पोषक तत्व की? पोटेशियम की, फास्फोरस की, नाइट्रोजन की। हाँ, नाइट्रोजन की। ये राइजोबियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अब स्थिरीकरण क्या होता है भैया? ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या होता है? अब जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है, हाँ, N2 के फॉर्म में है। क्या प्लांट जो पेड़ पौधे हैं वे डायरेक्टली भी तो इस नाइट्रोजन को उपयोग कर सकते हैं? क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन के बॉन्डिंग जो है बहुत तगड़ा होता है, इसको तोड़ नहीं पाएंगे। तो फिर कोई ऐसा बैक्टीरिया जो इस वायुमंडल में नाइट्रोजन को एक ऐसा रूप दे जिसको ये प्लांट डायरेक्ट अवशोषित कर ले, डायरेक्ट यूज कर ले, यही बेसिकली नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। अर्थात ये बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को अमोनियम का रूप दे देंगे, नाइट्रेट का रूप दे देंगे, जिसको प्लांट डायरेक्ट यूज कर पाएगा। ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। तो ये राइजोबियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता तो है किस प्लांट में? याद रखना, दलहनी पौधा में, लेग्यूम प्लांट में, कि जड़ों में गांठें बनाता है। सुनना ध्यान से। मान ली ये एक दलहनी पौधा का जड़ है। अब इस जड़ में क्या होता है, ये बैक्टीरिया राइजोबियम इस जड़ में ऐसे गांठ बना देगा। अब सुनना ध्यान से, ये बैक्टीरिया इस जड़ में जुड़ा हुआ है। क्या बैक्टीरिया और ये पेड़ एक साथ साथ नहीं है? कि ये बैक्टीरिया और पौधा साथ साथ नहीं है? तो जब ऐसा संबंध तुमको दिखे कि दोनों एक साथ दिखे, तुम इसको सहजीवी संबंध कहना। क्या कहना? सहजीवी संबंध। अर्थात ये बैक्टीरिया इस पौधा को नाइट्रोजन देगा, पोषक तत्व देगा, बदले में इससे भोजन ग्रहण करेगा, और ऐसे संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। तो जो राइजोबियम है ये दलहनी पौधों के साथ कैसा संबंध बनाता है? सहजीवी संबंध। क्या भरपाई करेगा? नाइट्रोजन को भरपाई करेगा। वैसे कुछ और बैक्टीरिया है, नाम है एजोस्पाइरुलम। एजोस्पाइरुलम और एजोटोबैक्टर, ये बैक्टीरिया किसकी भरपाई करेंगे? ये भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेंगे। क्या साथ साथ रहकर? नो ब्रो, साथ साथ रहे तो सहजीवी, अलग अलग रहे तो मुक्त रूप से, फ्री लिविंग बोलते हैं। ये मुक्त रूप से मिट्टी में रहते हैं और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। बैक्टीरिया आपको एक राइजोबियम दिखा, एक एंजियोस्पाइरुलम और एक एजोटोबैक्टर, ये दोनों अलग अलग रहकर करते हैं। ये राइजोबियम साथ साथ रहता है। ऐसे ही बात करें जैव उर्वरक के रूप में कवक की, तो कवक में आपको माइक्रोराइजा की याद रखना है। माइक्रोराइजा जो होता है वो कवक और उच्च पौधों की जड़ों के बीच पाया जाता है, और ये किसका अवशोषण करने में मदद करेगा? ये फास्फोरस का। अगर आपको नाइट्रोजन की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, तो आप राइजोबियम की बात करना, आप एजोस्पाइरुलम की बात करना, आप एजोटोबैक्टर की बात करना। आपसे कवक की बात की जाए और फास्फोरस की बात की जाए तो आप माइक्रोराइजा की बात करना। आपसे माइक्रोराइजा की बात की जाए, आप कवक की बात करना, आप फास्फोरस की बात करना। ऐसे आओ देख लेते हैं साइनोबैक्टीरिया की। तो ये साइनोबैक्टीरिया बेसिकली धान की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसे हम नील हरित शैवाल भी कहते हैं, जो प्रकाश संश्लेषित स्वपोषी सूक्ष्मजीव है, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहेंगे। क्या साथ साथ रहकर? क्या मुक्त रूप से? हाँ, कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरिया हैं जो मुक्त रूप से रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सहजीवी संबंध बनाते हैं। सहजीवी संबंध बनाने वाले एजोला है। ये जो आप देख रहे हो, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण सहजीवी रूप से करेगा, जबकि मुक्त रूप से जो करेगा वो कौन कौन है? नोस्टॉक है, एनाबेना है, इन्हें आप पहिना नहीं पढ़ना इसको, ऑसिलेटोरिया है, और एस्पाइरुलिना है।
ये कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण में मदद करेंगे, कुछ सहजीवी संबंध से, कुछ मुक्त रूप से। तो ये थे बेसिकली बायो फर्टिलाइजर की बात। ये बायो फर्टिलाइजर में हमने बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और कवक को देखा। हमने जैव नियंत्रण टॉपिक को डिस्कस किया और आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इन टॉपिक में आपको किसी प्रकार का डाउट आया तो आप कमेंट करना, मेरा पूरा कोशिश रहेगा उस कमेंट का जवाब देने का। और आप ऐसे किस टॉपिक के ऊपर हमसे वीडियो चाहते हो, उस कंसेप्ट को सीखना चाहते हो, आप कमेंट करना। मैं पूरा कोशिश नहीं, मेरा यही सबसे पहला प्रयास होगा कि मैं उस टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊं। तो इसी के साथ हम आपसे आज के लिए विदा लेते हैं। फिर मिलते हैं एक बहुत बढ़िया लेक्चर में। तब तक के लिए आपको खुश रहना है, मस्त रहना है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको स्वस्थ रहना है। चलिए, धन्यवाद।